हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में जीएस का 12वां प्रैक्टिस सेट रहेगा और इससे पहले मैंने आपको इस सीरीज में प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी कवर कराए हैं। अगर वे अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रैक्टिस सेट एक साथ मिल जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि एसएससी में अब तक जितने भी एंटोनियम के रूप में क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, उनका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो उसको मैंने अपलोड कर दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसको ज्वाइन भी जरूर करना है आपको। वहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ, तो उसको वहाँ से ज्वाइन करके आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। इससे पहले मैंने सिनोनियम के रूप में जो भी एसएससी में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वे उसका पार्ट मैंने अपलोड किया था, तो उसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया था। तो इस प्रकार से आपको सिनोनियम और एंटोनियम प्रीवियस ईयर के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे 2 पीडीएफ में। ओके, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उनको एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें मैंने वर्ड लिए हैं। तो चलिए इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, इस सेट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है। देखिए, अगर आप शुरू से लेकर के अब तक सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हुए आ रहे हैं तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आसानी से आप उनको सोल्व कर सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके, आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कि जायद की फसल, तो जायद की फसल जो है अप्रैल से जून में बोई जाती है। अप्रैल से जून के बीच में ये आती है, ठीक है, इसके मध्य ये होती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे तरबूज हुआ या खरबूजिया हुआ, मतलब जो ये बेल वाली जो फसलें होती है जैसे तोरी, खीरा, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं ये आती है जायद की फसल के अंतर्गत। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल से जून के मध्य ये होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम का उत्पादक करता है। तो यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा, ये है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन होता है यूरेनियम का। उसके बाद जैसे राजस्थान हुआ, तो राजस्थान में भी होता है बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ही होता है। उसके बाद राजस्थान, झारखंड, बिहार और ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। बट सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर सबसे पहले हमें आंध्र प्रदेश को ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यूरेनियम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन बनाया था। किसने डिज़ाइनर भारतीय ध्वज का डिज़ाइनर कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था और इसको 27 जुलाई सन 1947 में इसको स्वीकार किया गया था। ओके, तो संविधान सभा के 4थे अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था 27 जुलाई सन 1947 को। आगे है, एक वस्तु की कौन सी ऊर्जा उसकी गति के वर्ग के समानुपाती होती है और एक अदिश राशि है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा उसकी गति के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। तो गति के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी समान होती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुद्रास्फीति परिणाम है, तो किसका परिणाम है मुद्रास्फीति। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि। जब वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, या इसका मतलब ये है कि जो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है उस सेंस में, ठीक है, मतलब मुद्रास्फीति का अर्थ वस्तु के मूल्य में वृद्धि। वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा की जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, यानी वस्तुओं की आपूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। तो यही होता है मुद्रास्फीति में। ऑप्शन नंबर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो कितना प्लाज्मा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, 54%। 54% मानव रक्त का जो मानव रक्त में 54% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का लगभग 90% क्या होता है, जल। प्लाज्मा में लगभग 90% जल पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है।
तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आगे है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गन। ऑर्गन यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ओटोराइनोलेरिंगोलॉजी मानव शरीर के निम्न में से किन भागों के साथ व्यवहार करता है? तो इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, कान, नाक और गले। कान, नाक और गले का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल था। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक कार्यकाल किया है? तो ये रहेंगे आप ऑप्शन नंबर बी, 2002 से 2007 के बीच इन्होंने 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ओजोन की परत मापने की इकाई है? तो क्वेश्चन इजी है, डाप्सन में मापी जाती है ओजोन परत की इकाई। चलिए आगे देखते हैं, सोख्ता पेपर द्वारा स्याही की अवशोषण में क्या शामिल है? सोख्ता पेपर द्वारा स्याही की अवशोषण में क्या शामिल है? चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन में। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, साइफन कार्यवाही। ये इसका आंसर रहेगा। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा, कैपिलरी कार्यवाही घटना। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है? तो भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन कौन सी है? ये है आपकी दक्कन की रानी यानी दक्कन क्वीन। ये पहली भारत की विद्युत ट्रेन है। और सन सबसे पहले कब चलाई गई थी? 1930 में इसका प्रारंभ हुआ था। ये प्रारंभ की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ओके, मुंबई से पुणे के बीच में चलाई गई थी। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में बैंकों के संचालन को सक्रिय एकाधिकार बैंकों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो कुल जमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जमा न तो बढ़ेगा और न ही घटेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है? ऑप्शन नंबर सी, अमीबी पेचिस। तो प्रोटोजोआ से होती है अमीबी पेचिस। नेक्स्ट है, भारत के धन विधेयक को कौन निर्धारित करता है? ये भी पिछले सेट का 11वें सेट में क्वेश्चन पूछा गया था ये। और भारत के धन विधेयक को कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये इसका आंसर रहेगा। और धन विधेयक 110वें अनुच्छेद में बताया गया है, मतलब इसका जिक्र कहाँ पर हुआ है? 110वें अनुच्छेद में धन विधेयक का। और कोई विधेयक धन विधेयक है, ये कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, डेटा जो कि एक एप्लीकेशन से कॉपी किया गया है संग्रहित होता है। तो किस चीज़ में संग्रहित होता है? ये होता है क्लिपबोर्ड में संग्रहित होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन की खोज के लिए कौन उत्तरदायी है? हाइड्रोजन की खोज के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो 10 अलग अलग राज्यों से बहती है और काले बन से काला सागर तक यात्रा करती है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डेन्यूब नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है डेन्यूब नदी। नेक्स्ट है, मार्स गैस का सही संयोजन क्या है? मार्स गैस का सही संयोजन क्या है? मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को, यानी CH4 इसका आंसर रहेगा, मार्स गैस। ओके, तो CH4 होती है ये। और ये कहाँ पर निकलती है? दलदले स्थानों पर। जो दलदले स्थान होती है वहाँ से ये निकलती है CH4 यानी मीथेन। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, जब हम वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग व खरीदारी के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करते हैं तो उस अतिरिक्त राशि को क्या कहा जाता है?
इसका आंसर बताना है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैट कहते हैं उसको। नेक्स्ट है, किस प्रकार का कर अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है? तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, गृह कर जो है ये यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर के रूप में नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरिस। नेक्स्ट है, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? तो इसका आपको आंसर बताना है और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड और यूपी यानी उत्तर प्रदेश दोनों राज्य से सबसे ज़्यादा इसका भाग होकर बहता है। और गंगा के बारे में तो आपको पता ही है कि भागीरथी और अलकनंदा की धाराओं के मिलने से क्या गंगा का निर्माण होता है। गंगा और कहाँ पर मिलती है ये? देव प्रयाग में, ये भी आपको पता होना चाहिए। देव प्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी नदी, जहाँ से गंगा का मिलन हो, मतलब गंगा के नाम से इसको जाना जाता है उसके आगे को। नेक्स्ट है, और इसका सबसे ज़्यादा भाग जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छी तरह से करता है? रूपांतरित चट्टानें, ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तन से बनती है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की आवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ये न्यूटन के किस सिद्धांत के अनुसार है? तो कौन सा नियम था ये न्यूटन का? ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम था ये। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इंसुलिन का एक बहुलक है। इंसुलिन का बहुलक है, इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक इंसुलिन का क्या है? बहुलक है, और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग भी हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फ्रक्टोज जो होता है एक मीठी शर्करा होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन शामिल नहीं हो सकता? तो कम से कम यहाँ से 5 से 6 प्रश्न पिछले वाले से ही कनेक्ट है, 11वें सेट से। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि कौन यहाँ पर शामिल नहीं हो सकता राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में कोई नहीं। जैसे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तो ये भी भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य, ये भी यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। और आगे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के सदस्य, तो ये भी भाग नहीं लेते हैं। इसमें पूछा गया कि चुनाव में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते, तो कोई भी शामिल यहाँ पर नहीं होंगे। ओके, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन चाहिए होते हैं? देखिए, एक तो संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा, और फिर आपके जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य मतलब राज्य की विधानसभा, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी विधानसभा, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी में क्या विधानसभा है, तो इन दोनों के विधानसभाओं के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, और इसके अलावा कोई भी भाग नहीं लेता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, एकाधिकार बाजार से आप क्या समझते हैं? एकाधिकार बाजार क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। बाजार की वह स्थिति जहां पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व हो, उसको बोलते हैं एकाधिकार बाजार। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? मैं कई बार बता चुका हूं, राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जैसे राज्यपाल हुआ, और महान्यायवादी हुए, या फिर चीफ जस्टिस हुए, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री हुए, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्य के आकस्मिक कोष का संचालन करता है। तो आकस्मिक कोष का संचालन कौन करता है? भारत का वित्त मंत्री। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का वित्त मंत्री। और आकस्मिक कोष को अनुच्छेद 207 के अंतर्गत रखा गया है, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 207 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा है इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि क्या है? ये ऑफिस एप्लीकेशन है। ऑफिस एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है, वेन आरेख का आविष्कार किसके द्वारा किया गया?
वेन आरेख का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेन ने। तो जॉन बेन ने वेन आरेख का आविष्कार किया था सन 1880 में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए 206, और बच्चों में होती है 300 हड्डियां। बच्चों में 300 और मानव जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनके अंदर होती है 206। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस का वैज्ञानिक नाम है। तो किसका वैज्ञानिक नाम है ये आपको बताना है। तो ये नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी आंवले का वैज्ञानिक नाम है एम्बिका ऑफिसिनेलिस। ये किसका नाम है? आंवले का वैज्ञानिक नाम है ये। तो ये आपको याद रखना है। जैसे और यहाँ पर आम की अगर बात करें तो इसका तो पता ही है आपको, मैग्नीफेरा इंडिका। और पीपल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो इसका है फाइकस एलिजियोसा। फाइकस एलिजियोसा जो पीपल का वैज्ञानिक नाम होता है, तो ये भी आप साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ये होते हैं पेरिफेरा संघ प्रजाति के, पेरिफेरा संघ के ये जीव होते हैं स्पंज। ओके, और ये छिद्र, इसमें इनके क्या होते हैं, इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उनको बोलते हैं ओस्टिया। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? पोरिफेरा संघ के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? तो सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत ह्रास होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे ज़्यादा ओजोन परत ह्रास होती है। और ओजोन परत होती है आपके समताप मंडल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल महासंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है? तो डबल महासंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है O2। इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। ओके, नेक्स्ट है, रणकपुरा में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक मंदिर है। तो रणकपुरा में कौन सा मंदिर है? ऑप्शन नंबर बी जैन मंदिर। रणकपुरा जो कि राजस्थान में है और वहाँ पर अरावली पर्वत यानी अरावली पहाड़ियों में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। कौन थे? ऋषभदेव। उनका मंदिर है वहाँ पर रणकपुरा में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम की अगर बात करें तो कौन थे? महावीर स्वामी। ओके, और अंतिम से एक पहले यानी अंतिम कौन थे? 24वें महावीर स्वामी। और 23वें की अगर मैं बात करूं तो कौन थे? पार्श्वनाथ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कई बार। चलिए आगे देखते हैं। जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो जलीकट्टू किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। किस चीज़ से जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा पोंगल से जुड़ा हुआ है जलीकट्टू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे और देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। मतलब इनमें सबसे अलग कौन है यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर डिजिटल कैमरा सबसे अलग रहेगा। इन तीनों चीज़ों से अलग कौन सा? यहाँ पर डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री। ओके, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है वित्तीय बजट। और अनुच्छेद 112 में इसका प्रावधान किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है? या मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव किस गैसों का पड़ता है ये आपको बताना है। ग्रीन हाउस प्रभाव वाली कौन सी गैसें हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें यहाँ पर आएगा पानी की वाष्प यानी जल वाष्प। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और ग्रीन हाउस गैसेस मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, जैसे CO2 हो गई आपकी, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, या फिर ओजोन गैस भी आपकी ग्रीन हाउस गैस का कारण है। ठीक है, मतलब ग्रीन हाउस गैस कहलाती है ये भी। और ये आपकी गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो किस पशु की रक्षा के लिए किया गया था? बंगाल के बाघ के लिए। बंगाल के बाघ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं।
और इसकी कार्बेट की अगर मैं कार्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहला भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय ये नेशनल पार्क है और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी हेली नेशनल पार्क से। मतलब इसका पहले नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, फिर बाद में इसका जिम कार्बेट यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, असम में, एक सींग वाला गैंडा। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे, ऑप्शन नंबर सी कवि, तो कवि थे ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता, तो छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा राज्य है जो सीमा को साझा नहीं करता है, आंध्र प्रदेश नहीं करता है छत्तीसगढ़ के साथ, ओके, इनमें से आंध्र प्रदेश नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पर, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष में कब, मतलब कब किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 1942 में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। और राष्ट्रपिता किसने कहा था, राष्ट्रपिता जो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और एक महात्मा को जो महात्मा किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को, ओके। और विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर भी बताया था। तो ये 3 बातें इनके बारे में याद रखनी है आपको। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि साकेत किसकी रचना है, साकेत किसकी रचना है, ये आपको बताना है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैथिली शरण गुप्त की। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कवर। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।